हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने क्लास 11th का इकोनॉमिक्स चैप्टर मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर स्टार्ट किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमने क्या पढ़ा था इसमें, कॉस्ट का मीनिंग, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, ये हमने छोटे छोटे टॉपिक कवर करे थे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़े बड़े भी हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में मान लो आप, क्योंकि इसके बिना जो आज हमारा टॉपिक चलने वाला है, ना आपका न्यूमेरिकल होगा, ना आपको आगे का चैप्टर समझ आने वाला है कि आगे जो भी टॉपिक है वो क्या है, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है, इसी से पार्ट है, आप कह सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारे क्या टॉपिक पढ़ना है। देखो बोर्ड पे क्या लिखा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसको फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हो, एक ही बात है। और इसके आपकी बुक में बहुत सारे नाम दे रखे हैं, मैंने कुछ कॉमन नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ओवरहेड कॉस्ट भी आ सकता है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी आ सकता है, या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी नाम आ सकता है। ये बहुत सारे 4-5 नाम और होंगे, जनरल कॉस्ट वगैरह, वो भी कोई भी नाम आपका आ सकता है। अब ये होता क्या है समझो। देखो बेटा, ये दो तरह की कॉस्ट होती है हर बिजनेस में। आज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा और मैंने जो फैक्ट्री लगाई है, मान लेते हैं उसका जो लैंड लिया है वो रेंट पे लिया है। किस पे लिया है? रेंट पे मैंने लिया है वो लैंड, जमीन, क्योंकि या जगह मान लो, कुछ भी मान लो, वो मैंने रेंट पे लिया है। अब एक बात बताओ, चाहे मेरी फैक्ट्री में, जो भी मेरी फैक्ट्री है वहाँ पे चाहे 1 यूनिट बने, मतलब मैं मान लो चेयर बनाता हूँ, 1 चेयर बने, चाहे मेरी 10 चेयर बने, क्या उस फैक्ट्री का जो रेंट है वो चेंज हो जाएगा? मान लेते हैं कि जो रेंट है वो पर मंथ है 15,000 रुपये, छोटी सी फैक्ट्री है, ठीक है, 1.5 लाख रुपये ले लो, चलो 1.5 लाख रुपये रेंट है। अब मैं चाहे वहाँ 1 यूनिट बनाऊँ, चाहे 10 यूनिट बनाऊँ, चाहे 100 यूनिट बनाऊँ, फैक्ट्री का जो रेंट है वो पर मंथ कितना रहेगा? 1.5 लाख ही रहेगा। ऐसे ही अगर आपने कोई प्लांट लगा दिया, कोई मशीन लगा दी जिसका खर्चा आया 10 करोड़ रुपए, एक मशीन लगाई बड़ी जो प्रोडक्शन करती थी, वो 10 करोड़ रुपए की आई। अब चाहे 1 यूनिट बनाए, 2 यूनिट बनाए, ये तो 10 करोड़ रुपए ही रहेंगे ना। या आपके यहाँ पे जो सैलरी लेता है, कोई ऐसा पर्सन है जो परमानेंट है, सैलरी, मैं वेजिस नहीं बोल रहा, वेजिस लेबर की होती है, मैं सैलरी बात कर रहा हूँ, जो परमानेंट स्टाफ की होती है, वो है 10,000 रुपये मान लेते हैं। अब ये चाहे 1 यूनिट बने, 10 यूनिट बने, 100 यूनिट बने, इसकी सैलरी फिक्स है कि इसको 10,000 रुपये ही मिलने हैं। तो बेटा ऐसा खर्चा जो हमारे आउटपुट में, कि हम कितना आउटपुट बना रहे हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, उससे चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड, देखो नाम नहीं आ रहा फिक्स्ड, ऐसा एक ऐसी कॉस्ट जो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगी। आप एक इजी सा एग्जांपल इसका ले सकते हो अपने ट्यूशन सेंटर और स्कूल का, कहीं का भी। ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये मान लेते हैं 1500 रुपये का आया, एक व्हाइट बोर्ड आया 1500 रुपये का, ठीक है। अब चाहे मेरी क्लास में 1 बच्चा बैठे, चाहे 10 बच्चे बैठे, चाहे 15 बच्चे बैठे, मेरी ये जो कॉस्ट है ये 1500 ही रहनी है। एक बार इसे मैंने खर्च कर दिया तो खर्च कर दिया। ये नहीं होगा कि 1 बच्चा है तो मेरे को ये सस्ते में मिलेगा, 10 बच्चे हैं तो मेरे को ये महंगा पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने बच्चे होंगे चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी? 1500 ही रहेगी। तो देखो इसकी डेफिनेशन, इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी, मतलब चेंज नहीं होती, डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जो लेवल ऑफ आउटपुट है, जैसे मैंने बताया, ये यूनिट जो बन रही है, इसके लेवल से, इसके बढ़ने या घटने से चेंज नहीं होती, उसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग समझो, मान लो क्लास में एक भी बच्चा नहीं आया, फिर भी बेटा मेरे को ये 1500 रुपये का खर्चा करना ही पड़ेगा, बोर्ड तो मेरे को लगाना ही पड़ेगा। या मेरा एक भी यूनिट नहीं बनी तब भी मेरे को रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आपकी 0 यूनिट भी बनती है तब भी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ऐसा नहीं होगा कि आपका खर्चा नहीं हो रहा, आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब समझो कि 0 आउटपुट पे भी ये रहती है, जितनी 0 पे होगी उतनी ही आपकी सेम रहेगी सारी यूनिट्स पे। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, रेंट, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स होता है 10%, 15%, 12%। अब वो जितनी मर्जी आप प्रोडक्शन करो उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला इंटरेस्ट ऑफ रेट पे, जो लोन होगा उसी के हिसाब से इंटरेस्ट आपका जाएगा। इट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर, हमने लास्ट क्लास में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, तो ये ऐसे फैक्टर्स पे लगती है जो फिक्स्ड है। जैसे लैंड फिक्स्ड है, एक बार लगाओगे कुछ सालों तक सेम रहनी है। प्लांट एंड मशीनरी, ये हमेशा आपका सेम रहता है। तो ये
जहाँ जिन खर्चों पे किया जाता है, जिस फैक्टर्स पे किया जाता है, कौन से फैक्टर्स? फिक्स्ड फैक्टर। अब देखो इनका शेड्यूल और ग्राफ। शेड्यूल देखो क्या है, जीरो आउटपुट पे कितनी है टीएफसी? 12। अब देखो लेवल बढ़ता जा रहा है, आउटपुट का लेवल 1 2 3 4 5 होता जा रहा है, लेकिन टीएफसी सेम ही रह रही है, चेंज नहीं हो रही। ये चेंज कब होती है वो आपके सिलेबस में नहीं है। देखो आपके सिलेबस में जितनी भी इकोनॉमिक्स है वो शॉर्ट रन की है। दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। तो आपके सिलेबस में जो है वो शॉर्ट रन की है। आगे आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे, प्रोडक्शन फंक्शन, वहाँ पे इसकी तो अलग से डेफिनेशन आएगी, डिफरेंस आएगा। तो शॉर्ट रन की ही आपकी इकोनॉमिक्स में है, इसके आपकी बुक में लिखा भी होगा। जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो शॉर्ट रन में हमेशा फिक्स्ड रहती है। लॉन्ग रन में हो सकता है चेंज हो जाए। लॉन्ग रन मतलब 10 साल हो गए, 5 साल हो गए बिजनेस को करते हुए, तब आप हो सकता है ना एक और फैक्ट्री लगा लो, मैं एक और बोर्ड लगा लूँ, मतलब एक और रूम बना लूँ, उसमें भी बोर्ड लगे, तब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगा। अदरवाइज ये चेंज शॉर्ट रन में नहीं होती। अब इसका शेड्यूल भी देखो, सॉरी कर्व भी देखो कितना सिंपल सा है। ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है और ये आपकी यूनिट प्रोड्यूस है कि कितनी यूनिट बन रही है। अब चाहे 1 बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, चाहे 0 बने, ये हमेशा कितनी रह रही है? 12 ही रह रही है, जो हमारी यहाँ पे शेड्यूल में गिवन थी। इसलिए इसको बोला जाता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस से पैरेलल चल रही है। ये पॉइंट क्यों जरूरी है? ये एमसीक्यू में पूछ लेता है कि जो टीएफसी का ग्राफ है वो कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, सी वी कर्व होता है, सी कर्व होता है, एस शेप्ड होता है, कैसा होता है? तो एमसीक्यू में आपने ये याद रखना है। अब ये हो गई हमारी ये कॉस्ट, जिसको बोला जाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब ऐसे ही एक और कॉस्ट है जिसको बोला जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो चलो अब वो वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, अब क्या होती है हमारी टीएफसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो एक खर्चा हमने देखा, ऐसा खर्चा जो फिक्स रहता है, चाहे आउटपुट बढ़े चाहे कम हो। लेकिन बेटा ऐसे खर्चे भी होते हैं जो आउटपुट बढ़ने की वजह से इंक्रीज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। अगर मेरी जो मशीन है वहाँ पे 1 यूनिट के लिए चल रही है, सिर्फ 1 यूनिट बननी है, मान लो 1 यूनिट 15 मिनट में बन जाती है, तो वो मशीन 15 मिनट चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा। लेकिन अगर 10 यूनिट बननी है तो 150 मिनट हो गए, 1 यूनिट 15 मिनट में है तो 10 यूनिट कितनी देर में बनेगी? लगभग 150 मिनट में। तो अब 150 मिनट तक मशीन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लगेगी। या ऐसे भी समझो कि 1 यूनिट को बनाने में 1 लेबर लगती है, एक दिन में 1 लेबर लगती है 1 यूनिट को बनाने में, तो मेरे को वेजिस भी 1 लेबर को देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 10 यूनिट बनाना चाहता हूँ, एक दिन में बन जाए, तो मेरे को कितनी लेबर बुलानी पड़ेगी? 10 लेबर। तो वेजिस भी कितने की जाएगी? 10 लेबर की। अब देखो ये खर्चे क्या हैं, अगर मेरी आउटपुट बढ़ रहा है तो ये खर्चे भी बढ़ रहे हैं, और अगर मेरा आउटपुट कम होगा तो ये खर्चे भी कम हो जाएंगे। एक चीज़ और सीखो इसमें कि अगर मेरी एक भी यूनिट नहीं बनी, 0 यूनिट, मतलब मेरी मशीन चालू ही नहीं हुई है, छुट्टी है, बंद कर रही हुई है, तो क्या उस दिन बिजली का बिल आएगा? उस दिन का बिजली का बिल भी नहीं आएगा। या मैंने एक भी यूनिट नहीं बुलाई तो मैं लेबर भी कितनी बुलाऊंगा? 0 लेबर आएगी मेरी, तो उसको कोई वेजेस भी पे नहीं करनी। तो अगर आउटपुट 0 है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो टीवीसी जो होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो 0 होता है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है? वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। उसमें क्या था? इनडायरेक्टली है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन ये डायरेक्टली चेंज होता है। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो टीवीसी भी बढ़ेगी, अगर आउटपुट कम होगा तो टीवीसी भी कम होगी। अब देखो इसके बेटा क्या एग्जांपल है। देखो वेजिस, जैसा भी मैंने बताया, लेबर को जाएगी, पावर, फ्यूल, जितना ज़्यादा अपनी मशीन चलेगी उतनी पावर लगेगा, उतना फ्यूल लगेगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अब 1 यूनिट बन रही है तो 1 का रॉ मटेरियल आएगा, 10 यूनिट बन रही है तो 10 का रॉ मटेरियल आएगा। क्या लिखा हुआ है? इट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स। जितने भी ये फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर को वेजेस जाएगी, ये चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। इसके नाम देखो, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। उसका नाम क्या था? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इसको प्राइम कॉस्ट को बोला जाता है, ये आपके अकाउंट्स में आएगा, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो, इट इनकर्ड टिल देयर इज अ प्रोडक्शन। जब तक आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है तब तक ये खर्चा होगा ही होगा। जिस दिन प्रोडक्शन 0 हो गया, ये खर्चा भी 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि कोई लेबर ही नहीं आएगी तो उसे कोई खर्चा नहीं देना होगा। ना आपका कोई प्लांट मशीनरी चल रही है तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल नहीं आएगा।
अब देखो इसका शेड्यूल क्या है, शेड्यूल देखो 0 पे 0, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो किसी को पैसे नहीं देने। 1 यूनिट पे 6 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 24 हुआ, 35 हुआ। देखो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है टीवीसी भी आपकी इंक्रीज हो रही है। इसका कर्व देखो ध्यान से समझना, इसका कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो ये बढ़ रहा है, देखो बढ़ने रहा, बढ़ता रहा, फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा डाउनवर्ड आया, इंक्रीज अभी भी हो रहा है। वर्ड ध्यान से सुनना है, इंक्रीज अभी भी हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी इंक्रीज होने की जो रेट है वो कम हो गई है और फिर एकदम से तेजी से बढ़ रहा है। तो इस शेप को क्या बोलते हैं, इनवर्सली एस शेप। ऐसी शेप जो एस का उल्टा है, इनवर्सली मतलब उल्टा, ये एस उल्टा एस बना हुआ है इसको बनाओगे तो। और अब ये 2 पॉइंट जो है लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट आपने जो प्रोडक्शन फंक्शन अगर चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड है। ये क्या लिखा हुआ है, राइज एट अ डिक्रीजिंग रेट। अब ये लिखा हुआ है इनिशियली के लिए, स्टार्टिंग के लिए लिखा हुआ है। जैसे देखो जो पहले टीवीसी हमारी बढ़ी, जब मैंने 0 से फर्स्ट आउटपुट पे मैं आया तो मेरी कितनी टीवीसी इंक्रीज हुई है, 6 से सीधा। जब मैं फर्स्ट से सेकंड पे आया तो कितने से इंक्रीज हुई, 4 से। तो वो कह रहा है वो राइज तो होगी, बढ़ तो रही है टीवीसी, लेकिन उसका जो रेट है वो डिक्रीजिंग रेट है, कि पहले 6 से बढ़ी फिर 4 से बढ़ी। बढ़ जरूर रही है लेकिन बढ़ने का जो रेट है वो कम हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बाद में क्या होता है, जो टीवीसी है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। देखो आगे देखो, यहाँ 4 से बढ़ी थी, इसके बाद सीधा बढ़ी है आपकी 5 से, फिर 9 से, फिर 11 से। अब देखो जो गैप है कितना ज़्यादा बढ़ गया, 6 के बाद गिरने लगी थी, फिर एकदम से इतने ज़्यादा से बढ़ने लग गई। अब ऐसा क्यों होता है, ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा अपना प्रोडक्शन फंक्शन में, कि पहले कम इसलिए होती है कि जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। जो फिक्स फैक्टर हैं, वेरिएबल फैक्टर हैं, वो पूरे यूटिलाइजेशन हो रहे होते हैं, उनकी कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही होती। लेकिन बाद में जब टीवीसी इंक्रीज होने लग जाता है, क्यों, क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है इन सब का, या एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं होते। जिसको अभी इस चैप्टर में ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा था वो प्रोडक्शन फंक्शन का वेट करना, वहाँ पे ये पॉइंट अच्छे से आएगा। क्या होता है, मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने रॉ मटेरियल मंगा लिया 100 यूनिट का, कि मैं 100 यूनिट बनाऊंगा। अब 100 यूनिट का जो रॉ मटेरियल है उसको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए, लेकिन यूनिट बन पाई 50। अब वो रॉ मटेरियल वेस्ट हो गया आपका। अब वो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, उसकी कॉस्ट भी जा रही है, उसका मान लो आपने रेंट पे कोई गोडाउन लिया था उसका रेंट भी जा रहा है। तो क्या होगा, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी बढ़ने लग जाएगी, खर्चा ज़्यादा आने लग जाएगा। आपने 10 लेबर बुला ली, लेकिन काम 7 लेबर ही कर रही है, बाकी 3 लेबर खराब बैठी है, वो वेजेस तो लेगी क्योंकि आपके वहाँ कैपेसिटी इतनी है कि 7 लेबर काम करे, बट आपने 10 को बुला लिया। तो इसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट कई बार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो ये था बच्चों वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। टोटल कॉस्ट, टीएफसी और टीवीसी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अभी टॉपिक आएंगे आपके एएफसी और एवीसी, वो तभी समझ आएंगे जब ये दोनों अच्छे से आते हैं। अब एक और कॉस्ट डिस्कस करते हैं, वो बहुत सिंपल है, जिसका नाम है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, जब हम टीएफसी और टीवीसी को जोड़ देंगे। क्या बोला मैंने, टीएफसी और टीवीसी को जोड़ देते हैं तो क्या आती है, टोटल कॉस्ट। कि एक प्रोडक्ट को बनाने में फिक्स्ड कॉस्ट कितने खर्चे लगे हैं और वेरिएबल कॉस्ट के कितने खर्चे लगे हैं, उनको जोड़ दो तो क्या आती है, टोटल कॉस्ट। इसको ग्राफ शेड्यूल से समझो। अभी हम टीवीसी तो हमें गिवन है, अभी हमने टीएफसी बनाया था तो वो कांस्टेंट था 12 12 12 12 12 ये था। तो अगर मुझे टीसी निकालना है तो कैसे निकलेगा, मेरे को इनको जोड़ना पड़ेगा, सब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया 12 18 22 27 और ये हो गया आपका कितना 36 और ये कितना हो गया 47। अब देखो ये इंक्रीज होता जा रहा है। पहले क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ये बनता है, हमेशा याद रखना। और इनके बीच का डिफरेंस, टीसी और टीवीसी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में ग्राफ से भी समझेंगे क्यों कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि ये जो निकली है बेटा टीसी, ये इन दोनों को जोड़ के निकली है और ये हमेशा कांस्टेंट है। तो अगर मैं टीसी में से इसको माइनस करता हुआ जाऊंगा हर बार, तो मेरी क्या आ जाएगी, टीवीसी आ जाएगी। इसलिए इनके बीच का जो कांस्टेंट है हमेशा 12 ही रहेगा, मतलब जितना टीएफसी है। इसको और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में।
कर्व के साथ। आज इतना ही टॉपिक कर रहे हैं, दोनों टॉपिक जो करें बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आते हैं ये वाले, मतलब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने वाला है या हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।